वक्त है प्रहार का और प्रहार में हर रोज की तरह आज भी बिहार की चुनावी हलचल मैं लेकर हाजिर हूं। आपको बताऊंगी कि पहले फेज के चुनावों के बाद अब दूसरे फेज के मतदान के लिए कैसे दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं और कैसे चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं नवादा में, जहां पिछली बार एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था, जहां पिछली बार 5 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर एनडीए को कामयाबी मिली थी। इस बार नवादा में कितनी सीटें एनडीए जीत सकता है, महागठबंधन कितना मजबूत नजर आ रहा है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आइए आपको बता देती हूं कि कौन सा दिग्गज कहां पर प्रचार कर रहा है और कौन क्या बड़ा दावा कर रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल फोकस दूसरे फेज के प्रचार पर है। चुनावी रैलियां की जा रही हैं और पहले फेज की बम्पर वोटिंग को लेकर हर कोई एक्साइटेड नजर आ रहा है और इसको लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है और अपने फेवर में नेता बता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी सीतामढ़ी में थे, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पहले फेज की वोटिंग पर कहा कि पहले फेज की वोटिंग पर पीएम ने कहा कि बिहार की जनता ने जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका दे दिया है। बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है और बिहार की बहन बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड जीत पक्की कर दी है। ये 65 वोल्ट की बात अगर पीएम कर रहे हैं तो उसका मतलब है 65% इस बार वोटिंग परसेंटेज पहले फेज का रहा है। तो पीएम ये कह रहे हैं कि 65 वोल्ट का झटका इस बार जंगल राज वालों को, महागठबंधन वालों को जनता ने दे दिया है। एनडीए दावा कर रहा है कि 121 सीटों में से 100 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी, तो वहीं महागठबंधन भी ये दावा कर रहा है कि पहले फेज ने ये बता दिया कि बिहार में किसकी हवा चल रही है। क्या कहा है पीएम ने, आपको सुनवाते हैं। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। तो आपने पीएम को सुना जो कह रहे हैं कि 65 वोल्ट का झटका महागठबंधन को लगा है। तो महागठबंधन के नेताओं की तरफ से ही अपनी सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। महागठबंधन कह रहा है कि आधे फेज की वोटिंग नहीं बता दिया कि पूरे बिहार में किसकी लहर चल रही है। तो जनसुराज वाले प्रशांत किशोर भी ये जो बम्पर वोटिंग है इसको लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी जो है उप मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं 121 में से 100 सीटें हम जीत जाएंगे। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बम्पर वोटिंग मतलब ये है कि उन्होंने अपना वोट प्लस कर लिया है। उनका कहना है कि इस बार के चुनाव में प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर साबित होगा। तेजस्वी यादव पहले चरण को महागठबंधन के पक्ष में बता ही चुके हैं, लेकिन अमित शाह ने जो दावा किया है वो मैं आपको बता देती हूं। अमित शाह ने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए को 160 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और एनडीए की ही सरकार बनेगी। चरण का मतदान पूरा हो गया है, आज दूसरे फेज की तैयारी में आप भव्य रोड शो देखने का नजारा, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो अमित शाह कह रहे हैं कि 160 से ज्यादा सीटें आएंगी। अब 160 से ज्यादा सीटें एनडीए को कहां से मिलेंगी? शाहपुर, जहां सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए को 2020 के चुनावों में हुआ था, शाहाबाद, क्या वहां पर नुकसान इस बार महागठबंधन को होगा? क्या शाहाबाद की जो 22 सीटें हैं उसमें ज्यादा सीटें एनडीए जीतेगा, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 2 सीटें एनडीए के खाते में गई थी? क्या यहां पर कमाल कर पा रहा है एनडीए? इसके साथ ही साथ कैमूर और रोहतास की बात करें, जो शाहाबाद में ही ये 2 जिले पड़ते हैं, यहाँ एनडीए का खाता भी नहीं खुला था, क्या यहाँ पर कुछ कमाल हो पाएगा?
मगध का रीजन नवादा की बात करें, यहाँ भी एनडीए का परफॉर्मेंस 2020 में अच्छा नहीं था। नवादा में 5 कुल सीटें हैं, जिसमें से सिर्फ 1 सीट वारसलीगंज पर भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। बाकी 4 सीटों पर एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा था, हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या यहाँ से सीटें गेन करेगा एनडीए? अब ये देखना दिलचस्प है। फिलहाल ये जरूर कह सकते हैं कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। पहले चरण की बम्पर वोटिंग पर लल्लन सिंह ने दावा किया है कि नीतीश के फैसलों का असर वोटिंग के पर देखने को मिल रहा है, इसलिए वोटिंग के लिए कंपटीशन जनता में हो गया। लालू यादव के दोनों बेटे चुनाव हारेंगे, लल्लन सिंह ने दावा किया है। आरजेडी के लोग 20 साल से देख रहे हैं सपने, मोकामा 100% जीतेंगे, ये पक्की खबर है। आपको याद दिला दें, अनंत सिंह के जेल में जाने के बाद लल्लन सिंह ने ही प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाला और वो कह रहे हैं कि मोकामा तो हम 100% जीतने जा रहे हैं। चुनाव आयोग का जो नया आंकड़ा आया है वोटर का, उसमें ये दिख रहा है कि बम्पर वोटिंग हुई है और 65% तक ये पहुंच गया है, पिछली बार से काफ़ी अधिक। क्या वजह लग रही है कि एक ही कारण है कि बिहार में जो एनडीए के शासनकाल में 20 साल में जो प्रगति हुई है, बिहार का जो विकास हुआ है, और इधर हाल फिलहाल में जो नीतीश कुमार जी ने 3-4 जो फैसले लिए, 125 यूनिट बिजली फ्री करना, सभी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया का जो अनुदान दिया उन्होंने रोजगार के लिए, या फिर जो वृद्धावस्था, और जो इसका इतना व्यापक असर है कि गांव-गांव में उत्साह है लोगों में और वोट डालने का कंपटीशन है। और इसलिए आपने देखा होगा कि सुबह 7 बजे से महिलाओं का जो लाइन लग जा रहा है, वो ये साबित कर रहा है कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, उस बहुत लोकप्रिय है। और 20 साल के बाद भी इतना लोकप्रियता हासिल करना अद्भुत है। कुछ लोगों को एसआईआर की वजह से भी ये दिख रहा है और आरजेडी को तो लग रहा है कि बदलाव की बाहर है, इसलिए ऐसा। अब आरजेडी को तो कुछ भी सपना देखने का आदत है। आरजेडी वालों को तो बीमारी है सपना देखने का ना। 20 साल से तो सपना ही ना देख रहे हैं, फिर देख लेंगे सपना, 5 साल फिर इंतजार करेंगे। पहले चरण को लेकर क्या आकलन है 121 सीटों पर जो चुनाव? हम लोग जो 121 सीट का आकलन अगर करते हैं तो एक सीट में कौन सा सीट हम हारेंगे, इसका आकलन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अभी आपको क्या बताएं, हम एक भी सीट का आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी सीट हम हारेंगे। लालू यादव के बेटों को लेकर क्या खबर आई है? लालू जी के बेटे दोनों हारेंगे। उसी राघोपुर से श्रीमती राबड़ी देवी ने हारी, तो उसके बाद से चुनाव लड़ना ही छोड़ दी, ये भी हारेंगे। और मोकामा में चूंकि आप काफ़ी एक्टिव थे, वहाँ की खबर तो पक्की होगी आपके पास? पक्का ही नहीं है, 100% पक्का है, और वहाँ चुनाव जीतेंगे। अब देखिए, सब नेता दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो जनता है जिसने तय करना है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। 121 सीटों पर मतदान हो चुका है, 122 सीटों पर मतदान होना है। और ये जो 122 सीटें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर कैमूर की चैनपुर, मोहनिया, भभुआ और रामगढ़ सीट भी आती है। तो रोहतास की नोखा, डेहरी, काराकाट, करगढ़, सासाराम, चिनारी और दिनारा सीट भी आती है, जहां एनडीए का खाता नहीं खुला था। नवादा की बात करें तो यहाँ नवादा की हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज और रजौली सीट भी आती है। अब इन तमाम सीटों से क्या जानकारी मिल रही है, यहाँ का चुनाव किस तरफ जा रहा है, मेरे साथ यहाँ के 2 स्थानीय पत्रकार हैं। देखिए, चाय की चुस्कियों पर यहाँ चर्चा सियासत की होती है, तो 2 पत्रकार हमें यहाँ मिले जो सियासत की भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ वरुणेंद्र कुमार हैं और सुधीर जी हैं, जो हमें नवादा, शाहाबाद और हमें औरंगाबाद यानी पूरे बिहार की जानकारी देंगे कि किस सीट पर क्या चल रहा है। सबसे पहले नवादा ही बता दीजिए, 5 सीटें हैं, सिर्फ 1 सीट यहाँ पिछली बार एनडीए जीत पाएगा। इस बार बढ़त नजर आ रही है एनडीए की, लग रहा है नहीं महागठबंधन पिछली बार की तरह ही परफॉर्म करे। कल क्या होगा, चूंकि मतदान 11 तारीख को होना है, नतीजे 14 तारीख को आएंगे, 14 नवंबर को। लेकिन आज की स्थिति में, अब की स्थिति में अगर बात की जाए तो सिक्का का जो दूसरा पहलू है वो ये कह रहा है कि इस बार परिस्थितियां बदली हुई है। पिछली बार की तरह अगर एनडीए की बात के दृष्टिकोण से बात की जाए तो एनडीए के अनुकूल बहुत सारी चीज़ें बनती हुई दिख रही है। महागठबंधन के लिहाज से अगर बात की जाए तो महागठबंधन को थोड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, शुरुआती जो अब तक की जो स्थिति है उसमें। अब इसकी वजह की पड़ताल अगर करना चाहेंगे तो सबसे पहली बात
क्या है कि नवादा की जो 5 सीटें हैं, आपने नाम गिना दिया, नाम गिनाना जरूरी नहीं है, ऐसे बताते हैं। बार्सिलियन है, हिसुआ है, रजौली सुरक्षित सीट है, गोविंदपुर है और नवादा है। इसमें पिछली बार 4-1 का रिजल्ट रहा था, 4 महागठबंधन और 1 बार्सिलियन से बीजेपी की अरुणा देवी चुनाव जीती थी। इस बार ही बीजेपी से अरुणा देवी वहाँ कैंडिडेट है बार्सिलियन से। महागठबंधन सबसे बड़ी चूक हुई या गलती हुई या कुछ परिस्थितियां बनी। नवादा के सिटिंग एमएलए आज के डेट में जो आरजेडी की विभा देवी थी, आज जदयू की प्रत्याशी बन बैठी हैं या बनी हुई हैं। गोविंदपुर से जो सिटिंग एमएलए हैं निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, मोहम्मद कामरान, उनको टिकट नहीं दिया गया। रजौली से जो सिटिंग एमएलए हैं अभी तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रकाश वीर, ठीक है। 3 सीट, तो सिर्फ एक सिटिंग सीट कांग्रेस की थी हिसुआ, वहां से कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को। पिक्चर क्या नजर आ रही है? 4-1 पिछली बार था, इस बार क्या नजर आ रहा है? सर मोटा मोटी यही बता रहा है कि ये जो टिकट बंटवारे में जो परिस्थितियां बनी महागठबंधन के लिए, वो उसको शुरुआती नुकसान दे दिया। और इसका असर ये हुआ कि एक तो टिकट बंटवारे में भी काफी विलंब इन्होंने किया। एनडीए के मुकाबले करीब 1 सप्ताह पीछे चले गए ये लोग चुनावी कैंपेनिंग में ही। उसके बाद जो जिन्हें टिकट मिला उस पर भी बहुत सारे तरीके के पॉइंट हो गए। एक तो ये कि चुनावी कैंपेन इन्होंने लेट से शुरू किया, और एक बात ये है कि भाई इन्होंने टिकटों का बंटवारा अच्छे तरीके से नहीं किया। अब नवादा के आसपास की बाकी जिलों की भी खबर आप लोग रखते ही होंगे। 160 का दावा गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। अगर 160 का ये दावा उनका सच साबित होता है तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से आपको लग रहा है कि भाई एनडीए सीट गेन कर सकता है? जैसा कि मोदी जी जो दावा कर चुके हैं कि 160 सीट हम लेंगे, तो उनकी बातों में दम नज़र आ रहा है। कारण क्या है कि जो पहले फेज का जो चुनाव हुआ तो उसमें जो आई परिस्थितियाँ और जो खबर आ रही है कि वहाँ पर 65 से 70 सीट जो है एनडीए को होने जा रही है, उससे बहुत वोट जो है कन्वर्ट हुआ है। मतलब महागठबंधन की ओर, निर्दलीय की ओर जो वोट जाने वाले थे वो वोट जो है टर्नअप हुआ है। अब रह गया यहाँ नवादा विधानसभा क्षेत्र में। तो नवादा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय संघर्ष है, और इसमें दो जो उम्मीदवार हैं वो यादव जाति से हैं और एक जनसुराज के हैं वो भूमिहार जाति से हैं। तो यहाँ पर अभी जो परिस्थितियाँ हैं उसमें तो त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है, और वो जनसुराज के कैंडिडेट की अच्छी खासी पकड़ लोगों के बीच में बनी हुई है, पैठ बनी हुई है। तो विभा देवी अगर सिटिंग यहाँ की विधायक हैं और वो जेडीयू में चली गई हैं, तो कोई फायदा हो रहा है जेडीयू को इससे? बिल्कुल जेडीयू को फायदा हो रहा है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और वो शुरू से 1 नंबर पर दिख रही थी और अभी भी संभवतः है। लेकिन जो जनसुराज के प्रत्याशी के साथ जो भी उम्मीदवार लोग हैं, तो किसका खेल बिगाड़ेगा ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन शाहाबाद की भी चर्चा खूब हो रही है। सर शाहाबाद की बात करें तो 22 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें एनडीए जीत पाया था। अभी भी 2 जिलों में चुनाव होने हैं सेकंड फेज में। क्या रिपोर्ट मिल रही है? शाहाबाद इस बार भी टफ चुनौती रहेगी एनडीए के लिए, या यहाँ कवर कर पा रहा है एनडीए, या महागठबंधन की बढ़त? आप एनडीए से हैं? एनडीए से हैं? सरकार से, हम तो चैनल से हैं। चैनल की बात करिए ना आप, इंडिया टीवी की बात करिए। चलिए इंडिया टीवी की बात आप बताइएगा, हमें पूरे बताइएगा कि इस वक्त बिहार में क्या चल रहा है, ये जानकारी हम इनसे लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको सीमांचल की बात कर लेते हैं कि सीमांचल में इस वक्त क्या चल रहा है, सीमांचल से हमें इस वक्त क्या रिपोर्ट मिल रही है, ये आपको जानकारी दे देते हैं। तो खबर ये है कि बिहार में सेकंड फेज की लड़ाई में मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल में इस वक्त वोटिंग होगी। एआईएमआईएम ने सीमांचल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस, आरजेडी भी, एआईएमआईएम भी पीछे नहीं है, और उन्हें पता है कि ओवैसी से मुस्लिम वोट की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। इसलिए तमाम जो मुस्लिम चेहरे हैं महागठबंधन के, उन्हें अब सीमांचल में लगा दिया गया है। उनसे अब प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है। चाहे इकरा हसन की बात करें, इमरान प्रतापगढ़ी की बात करें, चाहे अफजाल अंसारी की बात करें, तमाम ऐसे नेता हैं जो इस वक्त सीमांचल में नजर आ रहे हैं और ओवैसी के फेस को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी को टारगेट करते हुए कहा कि बिहार में वो मुसलमानों को दरीबाज कहते हैं, लेकिन वही तेलंगाना में बाई इलेक्शन में ओवैसी कांग्रेस कैंडिडेट के लिए घर जा जाकर वोट मांग रहे हैं। तो पूरी कोशिश है कि भाई जो डैमेज ओवैसी करेंगे उस डैमेज को रोक लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए, और मुस्लिम वोटर्स का जो बिखराव है वो ना हो पाए। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा है।
जो यहाँ आकर के आपको गाली दे रहे हैं और आपको गली बात बता रहे हैं, दरअसल वो तेलंगाना में कांग्रेस की तरी बिछा रहे हैं। 11 तारीख को, इसी 11 तारीख को तेलंगाना में, हैदराबाद में, जुबली हिल्स में एक सीट पर वोटिंग है। वहां नकीब मिल्लत साहब कांग्रेस के कैंडिडेट नवीन यादव के लिए घर घर जाकर के वोट मांग करके तब यहाँ आए हैं। उनके सारे पार्टी के लीडर कांग्रेस के लिए तेलंगाना में वोट मांग रहे हैं। 11 को वोटिंग है, इसलिए यहाँ अगर आपको समझा रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दोगे तो बलि दिखाओगे। तो देखिए, आपने सुना इमरान प्रतापगढ़ी अब ओवैसी को काउंटर कर रहे हैं। और देखिए, एक सबसे बड़ा नैरेटिव है जो यहाँ मुसलमानों के बीच में ओवैसी ने चलाया, वो ये कि 18% वाला क्या दरी बिछाने के लिए है। इसी को काउंटर करने की कोशिश इमरान प्रतापगढ़ी कर रहे हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी पर अटैक किया तो AIMIM की महिला विंग की राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयदा फलक ने किशनगंज से ही उनको जवाब भी दे दिया। सैयदा फलक ने कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी मैडम के कहने पर सीमांचल आए हैं। सैयदा ने इमरान प्रतापगढ़ी की तुलना मदारी के बंदर से कर दी। साथ ही सपा सांसद इकरा हसन के प्रचार पर भी सवाल उठाए और कहा कि इकरा हसन मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर RJD और कांग्रेस के समर्थन में वोट जुटाने की कोशिश कर रही हैं। और मेरे भाई इमरान प्रतापगढ़ी, जो तुम अपनी मैडम के बोलने पर सीमांचल आकर हमारे सदर के खिलाफ बोल रहे हो, तो मैं तुमको याद दिला दूं कि हमारे सदर के तुफैल में तुम राज्यसभा MP बने और तुम्हारे शोहरत की शुरुआत मेरा हिंदुस्तान में अकबर बोल रहा हूं कहकर शुरू हुई थी। अरे कांग्रेस में तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि मैडम उठो बोले तो तुम उठना, बैठो बोले तो बैठना। मदारी के डुगडुगों पे चलने वाले बंदर हो तुम क्या हमारे सदर साहब के खिलाफ यहाँ आके बोल रहे हो? हमारी बहन यूपी कैराना से भी यहाँ आई हुई है, जो बोल रही थी कि अगर यहाँ ओवैसी साहब को वोट देंगे तो उनकी हुकूमत तो नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पे बीजेपी आ जाएगी। तो मेरी बहन इकरा, हमको बहुत खुशी होती थी ये देखकर कि एक कैराना से हमारी बहन है जो इतनी काबिल है, लेकिन अब हमें देखकर ये अफसोस होता है कि तुम हमारे दुश्मनों के हाथों की तलवार बन रही हो। तो पूरी तरीके से सीमांचल में कोशिश की जा रही है कि पिछली बार जो डेंट ओवैसी ने लगाया था वो डेंट ना लग पाए, इसीलिए महागठबंधन के समर्थन में प्रचार इकरा हसन कर रही हैं, अफजाल अंसारी कर रहे हैं और इमरान प्रतापगढ़ी कर रहे हैं। तो ओवैसी भी तीखा प्रचार कर रहे हैं और एग्रेसिवली बता रहे हैं कि ये कितना मुसलमानों को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है।